आज हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस तरह पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों के साक्ष्यों से के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के विभिन्न अंशों को जोड़ा। आज हम लोग ये देखेंगे किस तरह इस सभ्यता की खोज हुई। इसमें सबसे पहला नाम आता है कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। इनको पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में कनिंघम ने उत्खनन का काम शुरू किया। उस समय उत्खनन अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग किया जाना पुरातत्वतात्विक लोग अधिक पसंद करते थे। कनिंघम ने इस सभ्यता की खोज के लिए छठी शताब्दी ईस्वी से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी के बाद तक के काल में अन्वेषण करना शुरू किया, जबकि ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के काल तक का था। तो ये कनिंघम का भ्रम था। उन्होंने इस आरंभिक सभ्यता को नहीं पहचान पाए। उसके बाद कनिंघम इस सभ्यता को जानने के लिए, इन बस्तियों को जानने के लिए चीनी यात्रियों और बौद्ध तीर्थ यात्रियों के द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों के ऊपर निर्भर करते थे, उसका सहारा लेते थे। जबकि ये सभ्यता, ये हड़प्पाई सभ्यता चीनी यात्रियों और बौद्ध तीर्थ यात्रियों के कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं था। कनिंघम को एक अंग्रेज ने एक हड़प्पाई मुहर दी। उसने उस मुहर को ध्यान से तो देखा, लेकिन उसकी प्राचीनता को वो पहचान नहीं पाया और उसने उसे एक ऐसे कालखंड से जोड़ा जिससे वो परिचित था। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि अन्य लोगों की तरह उसका भी अनुमान था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुई थी। ये इस तरह से कनिंघम हड़प्पा की महत्ता को समझ नहीं पाया। इस संदर्भ में एक प्रश्न यह आता है कि कनिंघम का क्या भ्रम था। तो कनिंघम का भ्रम क्या था? कनिंघम ने इसको छठी शताब्दी ईस्वी से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी तक के काल के साथ जोड़ा, जबकि यह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। दूसरी बात यह थी कि कनिंघम ने इसे लिखित स्रोतों के माध्यम से जानने की कोशिश की, लेकिन ये सभ्यता लिखित स्रोतों यानी चीनी यात्रियों और बौद्ध तीर्थ यात्रियों के साथ इसका संपर्क नहीं था। और तीसरा भ्रम ये था कि कनिंघम ने इसे
गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ जुड़ा हुआ माना, लेकिन ये सभ्यता, ये हड़प्पाई सभ्यता इतनी प्राचीन थी, इतनी पहले की थी, पुरातन थी, जो कि इसके साथ मेल नहीं खाती थी। इसलिए कनिंघम को कुछ चीज़ों का भ्रम हो गया था और वे ठीक से इसका खोज नहीं कर पाए थे। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। अब हम लोग आते हैं ये जानने के लिए कि एक नवीन प्राचीन सभ्यता 20वीं शताब्दी के आरंभ में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खोज करनी शुरू की और उन्हें कुछ मुहरें मिली, जो मुहर आरंभिक इतिहास से कई अधिक पुरानी थी। इसके बाद और एक पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से भी उत्खनन किया और वहां भी उनको हड़प्पा जैसी मुहर मिली। दोनों मुहरों में समानता पाई गई, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पूरा स्थल एक ही सभ्यता या संस्कृति के अंश हैं। फिर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा कर दी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल का कार्यकाल पुरातत्व में एक परिवर्तन का काल था। ये बहुत ही अभिज्ञ व्यक्ति थे। इनको यूनान और क्रीट की अभिज्ञता प्राप्त थी और इनको भी कनिंघम की तरह आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। इसके अलावा वे दैनिक जीवन की पद्धतियों को भी जानने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जॉन मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर एक इकाई क्षैतिज के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे, जिसके कारण बहुत सी बहुमूल्य जानकारियां लुप्त हो जाती थी। उसके बाद नई तकनीकें तथा प्रश्न में 1944 में R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने इस समस्या का निदान कर दिया। कैसे किया? उन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय पूरा स्थल के स्तर विन्यास पर जोर लगाया और स्तर विन्यास के साथ खुदाई करना ही आवश्यक समझा। उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद हड़प्पा पुरास्थल के बहुत सारे क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। अब भारतीय पुरातात्विक भारत में हड़प्पाई सभ्यता के क्षेत्रों का खोज करने लगे। कच्छ में हुए अन्वेषण के द्वारा बहुत सारी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रकाश में आई। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में भी बहुत से अन्वेषण हुए, जिससे और भी नाम हड़प्पा सभ्यता के साथ जुड़ गए। और हम लोग जानते ही हैं कि लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी और धौलावीरा जैसे क्षेत्र के अन्वेषण होने से हड़प्पा के क्षेत्र का विस्तार भारत में
भी हुआ। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी स्तर पर भी हड़प्पा के प्रति रुचि देखी गई और महाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों क्षेत्रों में काम करते रहे और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग भी करते रहे। हमें आशा है कि इन अन्वेषणों के आधार पर हमें रोचक परिणाम मिलेंगे और हम नई नई चीजें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाएंगे। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसा कि हमने देखा है कि हड़प्पा लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इससे हड़प्पा के संबंध में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को पुनर्निर्मित करने में सहायता करती हैं। तो ये भौतिक साक्ष्य क्या क्या हैं? मृदभांड है, औजार हैं, आभूषण हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, ये सब जैविक पदार्थ हैं, ये सड़ जाती हैं, तो इनका अभी मिलना मुश्किल है। और हम लोग जानते हैं कि शिल्प कार्य में जो चीज़ें टूटी होती हैं, जो अनुपयोगी होती है, उन्हें ही फेंका जाता है। तो और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो चक्रित होती हैं, जिससे वो चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिलती हैं उनका वे लोग वर्गीकरण करते हैं। कैसे वर्गीकरण करते हैं? वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत है कि कुछ पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि और हाथी दांत, ये सभी के संबंध में होता है। और दूसरा वर्गीकरण होता है उपयोगिता के आधार पर। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि ये औजार हैं, जो वस्तु मिली है वो औजार है या आभूषण है या फिर दोनों ही। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता समझने के लिए आधुनिक युग में उसकी क्या उपयोगिता है, इसको समझना जरूरी है। जैसे मनके, चक्कियाँ या पत्थर के फलक। आज के दिन में हम मनकों से क्या करते हैं? जैसे गले में हार बना के पहनते हैं। तो हो सकता है उस समय भी सिंधु घाटी में सभ्यता में मनकों का यही प्रयोग होता होगा। चक्कियाँ अनाज पीसने के काम में आती हैं आज के दिन में, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय भी चक्कियों से अनाज ही पीसा जाता था। इस तरह से अनुमान के आधार पर हम लोग ये जान जाते हैं किस वस्तु की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता समझने के लिए यह भी एक विषय है कि कोई वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है। क्या वे घर से प्राप्त हुई है? क्या वो नाले से प्राप्त हुई? क्या वो कब्र से प्राप्त हुई है या भट्टी से प्राप्त हुई है? इसी से इसकी उपयोगिता निर्भर करती है। तीसरा है अप्रत्यक्ष उपाय। कैसे? जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमको कपास के टुकड़े मिले। अब कपास किस काम में आता होगा? क्या ये पहनावे के काम में आता है? तो ये एक प्रश्न है। तो इसके लिए हम समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को लेते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा जा सका है। तो मेसोपोटामिया में कपास की क्या उपयोगिता थी, इस आधार पर हम सिंधु घाटी में कपास की उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
व्याख्या की समस्याएं। व्याख्या की समस्याएं यानी हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक विश्वास क्या था? क्या वे पूजा पाठ करते थे? क्या वे धर्म को नहीं मानते थे? पूजा पाठ करते थे तो किस देव देवियों की पूजा करते थे? इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हमें मिले हैं पुरातत्वविदों को, जैसे पत्थर की एक मृण्मयी मूर्तियां मिली हैं, नारी मूर्ति, प्रसाधन से लगी, आभूषणों से लदी हुई एक नारी मूर्ति मिली है। एक नहीं, कई नारी मूर्तियां मिली हैं जिनके शीर्ष में प्रसाधन किए हुए थे। तो इसे मातृ देवी के रूप में संज्ञा दी गई, मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। यानी ये लोग मातृ देवी की पूजा करते होंगे। पुरुष की दुर्लभ पत्थर की मूर्ति मिली जिसमें मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर एक पुरुष बैठा हुआ है। इसे पुरोहित राजा कहा गया है। अन्य दृष्टांतों में कुछ संरचनाएं ऐसी मिली हैं जिससे आनुष्ठानिक महत्व का पता चलता है। जैसे विशाल स्नानागार, इतना बड़ा स्नानागार किस काम में आता होगा? जरूरी कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में इस स्नानागार का व्यवहार किया जाता होगा। कालीबंगन तथा लोथल में बेदियां मिली, तो ये बेदियां भी किस काम में आती होंगी? जरूरी कोई धर्म अनुष्ठान में काम में आती होंगी, ऐसा माना जाता है। कुछ मुहर मिली जिसमें यज्ञ अनुष्ठान के चित्र बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी मुहर मिले जिनमें पेड़ पौधों के चित्र उत्कीर्णित हैं, यानी ये प्रकृति की भी पूजा करते होंगे। और कुछ ऐसे भी मुहरें मिले जिनमें जानवरों के चित्र थे। इसमें एक सींग वाला एक जानवर का चित्र मिला जिसे एक श्रृंगी कहा जाता है। एक ऐसी आकृति मिली जिसमें पलथी मारकर योगी मुद्रा में कोई पुरुष बैठा हुआ है। इसके चारों तरफ, कभी कभी इसके चारों तरफ जानवरों से घिरा हुआ भी दिखाया गया है। इसे आद्य शिव कहा गया है, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक की आरंभिक रूप की यह संज्ञा है। कुछ पत्थर के शंकु आकार के पत्थर मिले, इसे शिवलिंग कहा गया। शायद ये लोग शिवलिंग की भी पूजा करते होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये धर्म में विश्वास करते थे और धर्म के प्रति इनकी आस्था भी थी। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की। इनकी आर्थिक व्यवस्था की कुछ जानकारी हुई, सामाजिक भिन्नता कैसी थी, ये हम लोगों ने कब्र की संरचनाओं के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन कुछ चीजें जो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग अनजान हैं कुछ चीजों से, वे हैं क्या सिंधु घाटी में साक्षरता कैसी थी? क्या सभी कोई साक्षर थे या नहीं थे? स्त्री पुरुष की स्थिति कैसी थी? क्या स्त्रियां पुरुषों की समान ही स्थिति में थी? क्या स्त्रियां पुरुषों के समान कार्य करती थी? क्या वे लोग मृदभांड बनाती थी, उसमें रंग करने का काम करती थी? ये बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आज भी हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो आशा है हमें कि कोई दो भाषी मिल जाएगा या किसी तरह पुरातत्वविद इस लिपि को पढ़ पाएंगे, वैज्ञानिक लोग इसकी
इसके लिए अन्वेषण कर रहे हैं, विद्वान इसके लिए अन्वेषण कर रहे हैं कि इस लिपि को पढ़ पाएंगे तो ये जो प्रश्न हमारे मन में हैं उनका उत्तर भी हम पा जाएंगे। इसी के साथ आज हमारा ये पाठ ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहीं पर समाप्त कर रही हूँ।